हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज केशव जकोटिया और आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोल फ्रैक्शंस पे और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6.022 into 10⁻22 atoms of helium is present in a mixture of 13.2 gram CO2 and 11.2 liter of oxygen sample. Find। देखो बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। अदरवाइज लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, बट ठीक है, आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हो जाए, उसके बाद में अपन लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोगों को पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, इसके अंदर में अपन को तीन चीज़ें गिवन है। फर्स्ट हमारे पास गिवन है हीलियम, सेकंड गिवन है CO2, थर्ड गिवन है O2। अपन को जब भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है, व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए यहाँ पर, वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो हर किसी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। सबसे पहले हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। हीलियम के लिए क्या डेटा गिवन है? एटम्स गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डेटा आएगा 1/10, इनिशियली 0.1। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है। CO2 के लिए आप देखेंगे 13.2 गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 44, राइट। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी 3। अल्टीमेटली हो गया 3/10, सॉल्व करोगे तो 0.3, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं O2 के। तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन गैस के लिए क्या गिवन है आपको? 11.2 लीटर्स। सो 11.2 लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ये ऑलरेडी हमें मालूम है। देखो यहाँ पे तीनों फॉर्मूले यूज हो गए मोल्स के। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हो गए। तो चलिए, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 0.5। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज हीलियम के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स जोड़ो, 0.5, 0.3, 0.1, टोटल हो गया 0.9। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/9। CO2 में क्या होना चाहिए? तो CO2 में 0.3 डिवाइडेड बाय 0.9, यहाँ पे हो जाएगा 3/9, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट अपन देखेंगे X ऑफ O2। तो इसका मतलब हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल्स टू 5/9, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अपने पास किसी भी फॉर्म में अपन को डेटा गिवन हो, इस डेटा को अगर अपन लोग सॉल्व कर लें तो अपना काम यहाँ पर बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों ने घर पे पढ़ाई की है थोड़ी बहुत और मेरे वीडियोस देखने के बाद में, तो डेफिनेटली आप लोगों को अब ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ये गिवन है आपको। इन एक्वस सॉल्यूशन is 0.25, then find molality of solution। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस जेई में काफी बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं एक बार कैसे करना है। देखो, आप लोगों को जो गिवन है वो आप देख लो पहले। तो क्या है? एक्स ऑफ यूरिया क्या चीज़ है? 0.25। अब ये किस में दे रखा है?
एक्वस सोल्यूशन में, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल प्रभाज आपको दे रखा है वो है 0.25, और ये किस में अवेलेबल है? एक्वस सोल्यूशन में, मतलब पानी में यूरिया डाला हुआ है और उसका मोल फ्रैक्शन निकाला हुआ है। तो दो ही चीजें होती है हमारे पास सोल्यूशन के अंदर में, है ना। यहाँ पर तो एक तो हो गया यूरिया, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? वाटर। तो अगर मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप लोगों को मालूम है कि सभी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0.25, अल्टीमेटली ये कितना हो जाना चाहिए? 0.75। देखिए अब अपन को क्या चाहिए वो अपन लोग पहले देख लेते हैं कि अपन को चाहिए क्या। अपन लोगों को मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सबके पास है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही तो है ना। अब देखो अपन इस फॉर्मूला को भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो देखो x ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय x ऑफ वाटर, ठीक है। अब x ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिया के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मैं टोटल लिख रहा हूं बस यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही तो मतलब है इसका, राइट। इक्वल टू कितना है? 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75, यही तो है, राइट। अब आप देखोगे टोटल मोल्स से टोटल मोल्स कैंसल आउट हो गए, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचा? यूरिया के मोल्स डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स इज इक्वल्स टू 1/3। ये चीज अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आया है जो अपन को वहां पर अभी यूज करना है। अब देखो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो अपन ने लिख दिया, लेकिन अब देखो इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए अपन को क्या चाहिए? देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है मेरे पास में? सोल्यूट है मेरे पास में यूरिया, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या? यूरिया के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का मास। ऐसा करते हैं वाटर का जो भी मास होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये गिवन मास होगा। गिवन मास जो भी है वाटर का, जो भी गिवन मास है ना, तो देखो ऐसा कर लो, ये जो मास ऑफ वाटर है, अगर मैं इसमें 18 का डिवाइड कर दूं और 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है कि 18 से 18 तो कैंसिल आउट हो गया ना। लेकिन एक चीज है, ये जो मास है ये किसके अंदर में रख रहे हैं अपन? ग्राम्स में रख रहे हैं। तो अपन को ग्राम्स में नहीं चाहिए, अपन को तो किलोग्राम्स में चाहिए। तो क्या करना, तरीका क्या सीखा था? ऊपर की तरफ क्या करना है अपन लोगों को? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात अपन लोगों ने ऑलरेडी पहले सीखी हुई है। भाई ऊपर की तरफ इसलिए क्योंकि इस पार्ट में हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, तो जो नीचे की तरफ डिनोमिनेटर रहता है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। पढ़ा है ऐसा अपन लोगों ने? ठीक है। अब इधर देखो, इसको देखो, मास डिवाइडेड बाय 18। 18 का मतलब क्या है? वाटर के केस में 18 का मतलब क्या है? वाटर के केस में 18 का मतलब है मोलर मास ऑफ वाटर। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो ऊपर क्या है? यूरिया के मोल्स, नीचे क्या बन जाएंगे? वाटर के मोल्स। इधर क्या आ गया? 18, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? 18। बताइए कोई डाउट हो तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1/3। 1/3 तो है, राइट। अब इधर आ जाएगा इनटू में 1000, इधर आ जाएगा 18। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज 1000/54। नियरली आप इसको सॉल्व कर लो, नियरली इसका आंसर आ जाता है 56। मैं नियरली लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ये हो गया मोलैलिटी। तो देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को पता होनी चाहिए, राइट। इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उसको नोट करिएगा। देखिए अभी तक अपन लोगों ने कितने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है? 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है। पहली कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी मोलैरिटी, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी हम लोगों ने मोलैलिटी, तीसरी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन। मुझे बताइए अगर मैं टेम्परेचर में कोई चेंज करूं, ऑल्दो आप देखो मैं यहाँ पे टेम्परेचर का कभी कोई फैक्टर लेके नहीं आ रहा हूँ, है ना। किसी भी कैलकुलेशन में टेम्परेचर नहीं आया, बट टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूं
तो बताइए ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो अनअफेक्टेड रहेगी, जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही तो लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, है ना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सॉरी, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, ऐसे सारा जोड़ दोगे, राइट। तो देखो एक चीज आप पहले समझ लो, वैसे मोल फ्रैक्शन जो है वो उसके लिए अपन बात नहीं कर रहे, पहले इसके लिए इन दोनों के लिए देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते चलो, लेकिन वॉल्यूम तो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, राइट, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जब अपन देखेंगे तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। तो इसका मतलब दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ये टेम्परेचर पर निर्भर करने वाली है ना, ये देखो आप पहले, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है ना। अच्छा, यहाँ पर मास, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ही तो है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी मास ही है, तो दोनों चीजें मास है, और मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर आप हो गया, ये हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाना चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने जाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे निर्भर होने वाली सांद्रता की इकाई कौन सी है, कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, तो आप लोगों ने आंसर किया मोलैरिटी। आ गया समझ में आप लोगों को, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक तो आई थिंक अपने को समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अपन अगला पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिस्कशन। देखो अगला पार्ट क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अगला पार्ट है, अपन लोग 4th नंबर का कंसंट्रेशन टर्म कर रहे हैं, 4th नंबर वाला। 4th नंबर अगर आप लोगों ने लिस्ट बनाई हो तो आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन में अपन ने टोटल 3 कंपोनेंट पढ़े। पहला कंपोनेंट है परसेंटेज W बाई W, मतलब W अपन को हमेशा मास से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो गया मास बाय मास परसेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेट परसेंट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको वेट परसेंट बोलते हैं। क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है, इसका डेफिनेशन वाइज देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम्स में होना चाहिए, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, वेट परसेंट का फॉर्मूला बनेगा, सिंबल भी आप चाहो तो लिख सकते हो, W बाय W। देखो कैसे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, दिस इज इन ग्राम्स, दिस इज इन ग्राम्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या मतलब है इसका। देखो वेट परसेंट का मतलब होता है, ढंग से समझ लो, वेट परसेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूट का कितना मास है, विलेय का कितना मास घुला हुआ है, कितना मास उपस्थित है 100 ग्राम विलियन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे विलियन की जगह पर, मास ऑफ सोल्यूशन की जगह पर 100 रख दूं तो 100 से 100 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली वेट परसेंट किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सोल्यूट के तो बराबर आएगा ना। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखो इसके कुछ अपन एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो 50% W बाई W है, ठीक है। मैं कहता हूं जी 12.5% W बाई W है, मैंने कहा 6% W बाई W है। ये तीनों एग्जाम्पल्स ही हैं, देखते हैं कैसे, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है 50 ग्राम सॉल्यूट
is present in 100 gram solution, right? यहां पे आप क्या बोलोगे? 12.5 ग्राम solute is present in 100 gram of solution. यहां पे क्या बोलोगे? 6 ग्राम solute is present in 100 ग्राम of solution. आई थिंक ये बात अपन को समझ में आती है। तो देखो वेट परसेंट में ये चीज तो बहुत ही सिंपल है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखो सेम यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। देखो जो बहुत बहुत आसान सा ट्रिक है, बस जो दे रखा है उसको इस लैंग्वेज में समझना आना चाहिए। लैंग्वेज में अगर अपन को ये बात समझ में आ गई तो मान के चलिए अपना पूरा पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट है वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं इसको। वॉल्यूम परसेंट का मतलब परसेंटेज V बाय, मतलब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो देखो सेम डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहां पर। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर में होना चाहिए, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। वॉल्यूम परसेंट जैसा अभी आप लोगों ने वेट परसेंट का फॉर्मूला बनाया है, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बनेगा। Volume of solute is in milliliters divided by volume of solution, ये भी मिलीलीटर में ही होना चाहिए, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो अगर अपन सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले रहे हैं 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ यही कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, वेट परसेंट के। तो क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है वो ही वेट परसेंट के बराबर होता है। कब, जब 100 ml ऑफ द सोल्यूशन हो। इसके भी अगर अपन को कोई एग्जांपल बोले तो देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे 10% V बाई वी, है ना। तो इसका मतलब हो गया 10 ml सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। ये चीज बस अपन को क्लियर होना चाहिए। अच्छा आप चाहो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बोल सकता है ये कि ऐसा हो सकता है क्या, 10 लीटर सोल्यूट प्रेजेंट है 100 लीटर सोल्यूशन में। हाँ जी, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यूनिट अगर यहाँ पे मिलीलीटर है और यहाँ पर भी मिलीलीटर होनी चाहिए, तो अगर यहाँ पे लीटर आ गई तो वहां पर भी क्या हो सकती है, लीटर। मतलब बोथ यूनिट्स मस्ट बी सेम। इफ इट इज इन मिलीलीटर्स तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में। अदरवाइज दोनों क्या है, लीटर लीटर, या फिर दोनों क्या है, मिलीलीटर मिलीलीटर, दोनों ऐसे होने चाहिए। इस तरह से अपन लोग इसको चेक करेंगे, इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरे टाइप का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तीसरे टाइप का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको बोलते हैं अगले को मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा जो इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, और इसका जो सिंबल है वो देख लो, परसेंटेज W बाय, परसेंटेज W बाय V। क्या मतलब है, देखो अगर वो दोनों समझ में आएंगे तो इसका मतलब देखो, आप देखो ऊपर यहाँ पे V लिखा हुआ होता है तो वॉल्यूम बोलते हैं, ऊपर W लिखा हुआ होता है तो मास बोलते हैं, नीचे V या W कुछ भी लिखा होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम लिखा है तो मिलीलीटर या वॉल्यूम, या फिर W लिखा है तो मास बोल देते हैं। तो देखो इसमें क्या अपन के पास होना चाहिए, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट। मास हमेशा ग्राम्स में होना चाहिए, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है V, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ही तो लिखना पड़ेगा ना। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मिलीलीटर या लीटर्स, है ना। 100 ml ऑफ द
फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो परसेंटेज W/V इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया ग्राम्स, ये हो गया मिलीलीटर एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब मैं देखो कुछ नए नए फॉर्मूलाज आप लोगों को बताता हूँ जो अपन लोगों ने लास्ट क्लास तक सीखे हैं, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके बताता हूँ। ये 3 पार्ट अपन को समझ में आ गए। अब देखो अपन इससे क्या क्या नए नए फॉर्मूलाज बना सकते हैं वो एक बार आप देखो। देखो मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में 100, सॉरी इनटू में 1000। यही तो होता है, राइट? ठीक है। अब देखो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, WB अपॉन MB इनटू में WA इनटू में 1000, राइट? ऐसा लिख सकते हैं भाई। ये नंबर ऑफ मोल्स को ही तो मैंने ओपन किया, ठीक। अब देखो अपन क्या करें, अपन इस पूरी टर्म को, इसको कैसे सॉल्व करना है ये एक बार देखो। इस पूरी टर्म को ऐसा कर दे क्या, WA प्लस WB से मल्टीप्लाई कर दे डिवाइडेड बाय WA प्लस WB से डिवाइड कर दे। एक बार ऐसा कर सकते हैं। देखो बहुत आसान हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्टी वाला टर्म नहीं आएगा ये। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को, है ना? सिर्फ जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन देखो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, WB अपॉन में WA प्लस WB, इधर तो ये बन गया। ऊपर देखो क्या क्या बच रहा है, ऊपर बच गया WA प्लस WB इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय MB इनटू में WA। अब आप मुझे बताओ WB मतलब वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट, ढंग से सुनना मेरी बात, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ही तो मास है, हाँ या ना? सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती है, या तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है या मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन इसको, इस 1000 को ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो रख दो 10 और इधर रख दो 100। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेट परसेंट, ये तो वेट परसेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय MB इनटू में WA। देखो इतना टफ फॉर्मूला, बोले सर हम इतना टफ फॉर्मूला थोड़ी याद करेंगे। तो देखो आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको अगर कभी ये फॉर्मूला दे दे कि जैसे अपने पास यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉर्मूला इज रॉन्ग, तो भाई आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई इस मोलैलिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला दे दिया तो तुम बोलोगे ऐसे तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, तो तुम क्या कर दोगे, इसको गलत कर दोगे, जबकि ये तो सही फॉर्मूला है ना। वेट परसेंट की टर्म्स में भी तो मोलैलिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो फॉर्मूला तो सही है। इसमें डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले आप ये देखो, राइट? तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है आप लोगों को, फॉर्मूला सेम टाइम पे भी बना सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो। बट पॉइंट बस इतना ही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला गलत नहीं है, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला सही है और ये फॉर्मूला आप लोगों को बनाना आना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो पार्ट है वो है मोलैरिटी के लिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए लीटर्स में, मिलीलीटर्स में गिवन है तो क्या कर लो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, यही होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐसा लिखा जा सकता है WB अपॉन में MB, इधर अपन लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर और ऊपर हो जाएगा 100 और ऐसा लिख देते हैं 1000 को ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो अब आप देखो मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, बताइए जी ये क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। तो ये जो चीज होती है इसको अपन लोग बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय MB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगा।
आगे बात समझ में कैसे फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो बेटा इस तरह से अपने को ये फॉर्मूलाज मॉडिफाई करने आने चाहिए। कभी कभी आपको बोल देगा डायरेक्टली, देखो कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट दे रखा है किसी एक चीज का, मोलैरिटी कैलकुलेट करो, तो हमें आना तो चाहिए ना ये चीज, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलाज को आप लोग याद रखिए। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि अपन ने जितना पढ़ा है, जितनी थ्योरी पढ़ी है, उनसे अपन को ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक साथ दो क्वेश्चन कर सकते हैं अपन लोग ना। 120 ग्राम NaOH is present in 2 kilogram solution if density of solution is 2 gram per ml. Find capital M, small m, W by W percentage and W by V percentage। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करनी है ऑफ 6% W by V यूरिया सोल्यूशन, और इसमें भी आपको क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, दैट इज 2 ग्राम पर ml। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। देखो बच्चों, अब आप लोग चाहो तो एक काम कर सकते हो, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो। अगर आपको चीजें समझ में आई तो पहले आप अपना सोल्यूशन कर लो, और फिर जो मैं सोल्यूशन आगे बताने वाला हूं आपको, आप लोग वो सोल्यूशन से चेक करते जाओ, राइट। ठीक है, तो अभी अपन तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज जो अपन को गिवन है वो है WB, मतलब 120 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, सोल्यूशन का मास गिवन है, मतलब WA प्लस WB आपको गिवन है, करेक्ट। वो कितना है, 2 किलोग्राम, इसको आप लोग लिख सकते हैं 2000 ग्राम। सबसे पहली चीज, और डेंसिटी भी आपको गिवन है ना, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। आप लोग पहले ये चेक कर लो, क्योंकि बाकी सब चीजें कैलकुलेट करना थोड़ा भारी होता है, तो आप लोग पहले ये चेक कर लो कि यहाँ पे आपको चाहिए क्या। सबसे पहले कैपिटल M कैलकुलेट कर ले, कैपिटल M कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो आपको क्या गिवन है, NaOH गिवन है ना। तो NaOH के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो मास होगा वो हो जाएगा, मोलर मास जो हो जाएगा वो 40 ग्राम हो जाएगा। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के उसका मोलर मास हो जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 120/40 इज इक्वल्स टू 3 मोल्स हो गए। पहला चीज क्या कैलकुलेट करना है, पहला चीज कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, कैपिटल M। तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 1000। वॉल्यूम किस में होगा इस केस में, मिलीलीटर में होगा, यही तो है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आ गए, वो है मेरे पास में 3। अब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चाहिए। आपके पास टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन है क्या, ये क्या चीज है, मास ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। मास ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या हम लोग। D इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो यहां पर देखिए, मुझे यहां पर रखना है 3, इनटू में मैंने रख दिया 1000। क्लियर, ठीक है। अब मैं इस वॉल्यूम की जगह पर ये डेटा पुट कर दूं तो चलेगा यहाँ पर। तो मास ऑफ द सोल्यूशन, तो मास ऑफ द सोल्यूशन इज 2000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 2। आप देखो ये मैंने ग्राम्स में रखा, ये मैंने ग्राम पर मिलीलीटर में रखा। सॉल्व करने पे मिलीलीटर में ही आएगा, मिलीलीटर में आएगा तो लीटर में करना था, इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये वाला जो 2 है वो तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो क्या आया, 3 × 1000 इनटू में 2, ऊपर आ गया अपना 2000। तो देखो ये तो पूरी टर्म ही कैंसिल हो गई क्या, ये हो गए 2000, नीचे भी हो गए 2000। अल्टीमेटली आंसर कितना आया, 3 कैपिटल M। बताइए मोलैरिटी कैलकुलेट करना आप लोगों को कोई टफ लग रहा है क्या? मोलैरिटी देखो कितना आसान हो गया। इसमें तो वेट परसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, इसमें तो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आया जो हम लोग अर्लियर क्लासेस में भी समझ चुके हैं।
पक्का? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर में, राइट? आज देखो अपन लोग थोड़ी बातें कम कर रहे हैं, आज अपन लोग सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि काम ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है और टाइम जो है वो तो लिमिटेड ही है ना बेटा, तो इसलिए अपन लोग क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर अपन लोग फोकस कर रहे हैं। चलिए अगला पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन में अगला पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां तक अपना काम क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो है मेरे पास में वो क्या निकल के आएगा? अगला मेरे को कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, स्मॉल m। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम्स में है तो ऊपर क्या कर दोगे? 1000। सिंपल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सोल्यूशन है और मास ऑफ द सोल्यूट भी है, तो क्या करोगे? ये टोटल मास है, उसमें से सोल्यूट का मास हटा दो बस। तो 2000 में से 120 हटा दो और ये किस में आ रहा है? ग्राम्स में। ऊपर आपने क्या लगा रखा है? 1000। देखिए अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 1000 डिवाइडेड बाय 1880, यही तो आने वाला है। अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहे, टर्म तरीका आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर? मोलैरिटी वाला पार्ट भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट ही है जो अपन लोगों से थोड़ी मेहनत करवाएगा, जो अपन लोगों से जो नया टॉपिक पढ़ा है वो अपन लोगों को सीखने को मिलेगा। W/W चाहिए ना, तो W/W पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो भैया, वेट परसेंट का फॉर्मूला, ताकि आपको पता रहे। फॉर्मूला लिखने से बस एक यही फायदा होता है, आपको पता चल जाता है कि हमें क्या क्या चाहिए। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास 2000 ग्राम और ऊपर हम लोगों ने लिख दिया 100। बोले देखो क्यों, 2 किलो भी तो रख सकते थे। ये ऊपर वाली यूनिट किस में है? ग्राम्स में। नीचे वाली यूनिट भी किस में होनी चाहिए? ग्राम्स में। 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो, 10 से 10, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कितना आ गया? 6% W/W। अब अपन को इतना नहीं पता, अब अपन ये नहीं बोलेंगे कि 120 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट था 2000 ग्राम में इसलिए ही आया। अपन तो क्या बोलेंगे? 6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर में। बोलने का तरीका तो यही रहेगा भाई। मैथमेटिक्स में तो कोई भी बड़ा डेटा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन के बाद डेटा आएगा उसमें अपन को यही बोलना है 6% W/W अवेलेबल है, मतलब 6 ग्राम सॉल्यूट अवेलेबल है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट है हमारा W/V, है ना। तो इसका मतलब हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब यही तो है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो होता है। तो मास ऑफ द सोल्यूट तो है मेरे पास में, दैट इज 120 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकालें? तो देखो वापस से वही कहानी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। अब अपन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मास भी किसका होना चाहिए? सोल्यूशन का। डेंसिटी भी किसकी होनी चाहिए? सोल्यूशन की। तो देखो एक बार पुट करते हैं, यहाँ पे हो गया 120, ऊपर में रहने दो 100 डिवाइडेड बाय 120 ग्राम्स है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, तो पहले क्या लिखो? मास ऑफ द सोल्यूशन। मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है बेटा जी? 2000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी लगा दो यहाँ पर, डिवाइडेड डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 2। पक्का? इसको सॉल्व करोगे तो नियरली देखो कितना डेटा आता है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास डेटा आ जाता है 120 इंटू में 100 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 2000, राइट। तो यहाँ पर अपने पास जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो डेटा आ जाएगा 12% W/, ठीक है। यहाँ पे हो गया 200, इसको सॉल्व करोगे नीचे आएगा 10 से 1 0 ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 12% W/V। तो देखिए ये चारों चीजें अपन लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई अपन को कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर अपन लोग बहुत ही इफेक्टिवली इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो, राइट। अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर ये अपन को क्या दे रखा है, इससे शुरू करते हैं। तो देखो आपको जो गिवन है वो ये है
6% W/V। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 6 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब क्या? यूरिया प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है भाई? 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले मोलैलिटी और मोलैरिटी। मुझे लग रहा है मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो कैसे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अगर मिलीलीटर में आता है तो ऊपर क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो होता है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ही तो है, इनटू में 100, सॉरी इनटू में 1000। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा अपना 0.1, इनटू में हो गया 1000 और डिवाइडेड में आ गया 100। जब अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई? 1 कैपिटल M हो गई। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। क्लियर? अब इसी का सेकंड पार्ट इधर कर देता हूं। थोड़े बड़े बड़े हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं, लेकिन अगर अपन थोड़ी प्रैक्टिस साथ साथ में करते चलेंगे बच्चों तो अपन लोगों को चीज़ें टफ नहीं लगेगी, आप लोग इसको कंप्लीट कर पाओगे। राइट? अब देखो अपन लोग आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक है मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अगर ग्राम्स में दे रखा है तो ऊपर क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब WA अपन को कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। पहले एक बात बताओ, मास ऑफ द सोल्यूशन है क्या? आप लोग यही तो करोगे ना भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले सोल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूट का मास हटा दोगे। सॉल्यूट मतलब 6 ग्राम यूरिया, तो ये तो पक्का है कि यहां से हटाना क्या है, 6 हटाना है। तो अब सोल्यूशन का मास कैसे निकालें? कुछ डेटा दे रखा है क्या आपको? देखो डेंसिटी दे रखी है, तो अब आप देखो इससे कैसे रिलेट करेंगे? इससे रिलेट कर सकते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ml है क्या? राइट? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी भी तुम्हारे को पता है, डेंसिटी कितनी है अपने पास के अंदर में? डेंसिटी अपने पास में दे रखी है 2। राइट? तो मास ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा? $200 ग्राम्स। अब ये जो मास ऑफ द सोल्यूशन का डेटा है वो यहाँ पे पुट करो। ये कितना? 200 ग्राम्स माइनस में 6, ये कितना हो गया? 194 ग्राम। ये क्या चीज निकल के आया? मास ऑफ द सॉल्वेंट, WA निकल के आ गया क्या? फॉर्मूला में पुट करो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट किया हुआ, ये रहा। कितना आया था इससे डेटा? 0.1 डिवाइडेड बाय 194 इनटू में 1000, यही तो आता है। तो बस 100 बाय 194 को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगा। आ गया समझ में किस तरह से अपन लोगों को सॉल्व करना है? ये वाला पार्ट अपना क्लियर है क्या? कंफर्म? ठीक है, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं अगला पार्ट। अगला कंसंट्रेशन यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, है ना? अगला कंसंट्रेशन यूनिट। आई थिंक आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया, और क्वेश्चंस की जरूरत तो नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस शीट में डीपीपी जो आपको मिली हुई है उस डीपीपी से सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन यूनिट कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो इसको अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस यही एक ऐसी टर्म है जिसको डेफिनेशन से नहीं समझा जा सकता, अच्छे से नहीं समझा जा सकता। देखो कैसे है डेफिनेशन, क्या बोलती है? पार्ट्स पर मिलियन इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
मिलियन पार्ट्स, अब मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। अब यार एक बात बताओ, ये पार्ट्स में हम लोग कब से कैलकुलेशन करने लगे? या तो मास में कैलकुलेशन करते हैं या हम वॉल्यूम में कैलकुलेशन करते हैं। मास होता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो दो ही टर्म में होते हैं ना, या तो मास में या फिर वॉल्यूम में। तो अपन लोग क्या करते हैं कि पीपीएम को किस टर्म्स में पढ़ते हैं? इस पार्ट्स पर मिलियन को अपन लोग पढ़ते हैं मास के टर्म्स में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶। अब आप देखो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है? मैंने डेफिनेशन लिखी है यहां पर पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। अब मान लो ये सोल्यूशन का जो पार्ट है, सोल्यूशन का जो मास है वो 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? मास ऑफ सोल्यूट ही तो बचेगा। तो मास ऑफ सोल्यूट को ही तो मैं पीपीएम बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक की डेफिनेशंस है, राइट। अब देखो बस इसको याद रखना है, यहां पर अगर यूनिट ग्राम्स में है तो यहां पर भी मास किस में होना चाहिए? ग्राम्स में। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 50 ppm बाय मास। क्या मतलब है इसका? ढंग से सुनना। इसका मतलब है 50 ग्राम सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये है कि ये अपन को कैसे पता चलता है कि ना ये इतनी टफ यूनिट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पीपीएम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप मुझे ये बताइए, पीपीएम की क्या जरूरत पड़ गई है यहाँ पर कि पीपीएम अपन लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत है? तो देखो पीपीएम की जरूरत इसलिए है कि जैसे मान लो एयर में, ढंग से सुनना मेरी बात, एयर में ऑक्सीजन देखा जाए, जैसे मान लो कोई भी रूम ले लो या कहीं भी कोई एक जगह ले लो, तो क्या हर जगह सिर्फ ऑक्सीजन होती है? नहीं, ऑक्सीजन तो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। या CO2 की बात कर लो, वो और भी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो इतने बड़े एनवायरनमेंट के अंदर में CO2 कितना सा है? बहुत कम। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, पानी में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, इसीलिए तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ होती है, मतलब जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं, वो सब क्या करते हैं? उसी पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से ही तो अपना श्वसन क्रिया, अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यस और नो, राइट। तो अब देखो वो पानी में ऑक्सीजन कितना सा है? ना के बराबर या बहुत ही कम है। तो अपन लोग वहां पर अगर अपन को कंसंट्रेशन बतानी है तो वहां पर किस टर्म्स में बताई जा सकती है कंसंट्रेशन? पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में आप इसको बता सकते हो कि मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में कितना पार्ट सोल्यूट का है, वो आप लोग इससे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला देखो, मास के टर्म्स में तो लिख ही लिया, अब अपन यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स का क्या मतलब है? तो देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट that should be in milliliters divided by volume of solution, ये भी किस में होना चाहिए? मिलीलीटर्स में, और आगे मल्टीप्लाई किस में करना है अपन लोगों को? 10⁻⁶ से। अब मान लो कि अगर ये क्वेश्चन की जगह यहां पर ऐसा बोल देता कि 50 ppm बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल देता, मास नहीं बोलता, वॉल्यूम बोलता, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा होता? 50 ml सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है 10⁻⁶ ml सोल्यूशन के अंदर में। बात समझ में आ गया? हाँ, ऐसा भी बोल सकते थे 50 लीटर सॉल्यूट अवेलेबल है 10⁻⁶ लीटर सोल्यूशन के अंदर में। प्लीज रिमेंबर, दोनों साइड पे यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइदर इट इज मिलीलीटर्स और इट इज लीटर्स, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों सेम होनी चाहिए यूनिट। यहां पर भी जैसे ग्राम और ग्राम है, आप चाहो तो किलोग्राम किलोग्राम भी कर सकते हो। जैसे 50 किलोग्राम सोल्यूट अवेलेबल है 10⁻⁶ किलोग्राम सोल्यूशन के अंदर में। बस ये चीज अपन को पता होना चाहिए, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये कई बार क्वेश्चन ऐसे स्कूल लेवल पे अपन से पूछ सकते हैं कि इसको यूज कहां कर सकते हैं? तो इसको यूज कर सकते हैं, इस पीपीएम का यूज होता है टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, to determine concentration of oxygen in large water bodies like river, ocean, etc. बड़ी जल राशियों में
उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए या उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या यूज करना है अपन लोगों को, पीपीएम यूज करना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार वो देख लेते हैं और फिर अपन लोग लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं इसके, तो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ग्राम CaCO3 is present in 1000 gram solution calculate its concentration in ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 0.15 W by % यूरिया इज गिवन, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन ppm। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। अब आप लोग यहाँ पे खुद ही देख लो कि पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है। मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट कितना है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये ग्राम्स में है तो इसको भी ग्राम्स में होना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से। क्लियर, इधर देखो मास ऑफ द सोल्यूट कितना 10, मास ऑफ द सोल्यूशन कितना 1000 और इधर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10⁶ से। यही तो है, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स के अंदर में। कंफर्म, सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁴ ppm इसका आंसर आएगा, मतलब 10,000 ppm इसका आंसर आएगा। क्लियर है क्या, कंफर्म। तो ये चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहां पर आप देखो आपको क्या गिवन है 0.15 ग्राम। ऐसे ये डेटा जो है थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, बट ठीक है, जो डेटा दे रखा है अपन उसी से सॉल्व करते हैं। 0.15 ग्राम सोल्यूट जो है वो कहां प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखो पीपीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। बताओ जी ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁴। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻²। आप लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1500 ppm। बताइए समझ में आ रहा है। तो देखो इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन लोग अभी तक टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, कितनी 5 कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, है ना। और इस नॉर्मेलिटी के साथ ही मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे हमारे स्टोइकियोमेट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने की, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।